हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था माओ फैमिली के असैसिनेशन को फेल कर देता है, जिसके बाद रात में क्यूहान और मो के बीच में एक एक्सीडेंट होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूहान अपनी कार में बैठकर वहाँ से जा रही थी और वो मो से बोलती है मैं यहाँ से जाकर इस सब के बारे में अपने फादर को रिपोर्ट करूंगी। मो से बोलता है ठीक है, अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर क्यूहान वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद मो के पास उसी लाल बाल वाले लड़के का फोन आता है। इस लड़के का नाम लुओ है। मो लुओ से पूछता है आखिर क्या बात है। लुओ हैरानी के साथ मो को बताता है थोड़ी ही देर पहले मार्शल आर्ट सेक्ट से तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। मो मार्शल आर्ट सेक्ट का सुनकर सोचता है मार्शल आर्ट सेक्ट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ है। फिर मो उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए वो लेटर पढ़ सकते हो। लुओ उसे पढ़कर बताता है कि आज से 3 दिन बाद डुओ बर्फ में तुम्हारी और मेरी फाइट होगी। मो ये सुनकर समझ जाता है कि ये लेटर आइस ड्रैगन सोर्ड के लिए लाइने लिखा हुआ है। मो कहता है लगता है ली को आइस ड्रैगन सोर्ड इतनी ज्यादा चाहिए कि अब तो उसे खुजली मचने लगी है, मुझे जल्दी से जाकर उसकी खुजली मिटानी होगी। फिर सीन एक माउंटेन के ऊपर का होता है जहाँ पर मो उसके ऊपर जा रहा था, जहाँ जाकर मो ऊपर कल्टीवेट करने वाला था। मो ऊपर जाते हुए सोचता है ये फाइट मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है और मुझे इसे जीतना जरूरी है, इसलिए इस समय में जितना ज्यादा हो सके मुझे ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। फिर मो ऊपर जाकर एक चट्टान पर बैठता है। वहीं एक लड़का मो से आकर पूछता है क्या आप यहाँ पर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर यहाँ पर रुका हुआ हूँ। मो से कहता है कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो। फिर मो वहाँ पर बैठकर अपने आइस ड्रैगन सोर्ड के साथ कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ थोड़ी ही देर के बाद मो अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है और सोचता है अब मैं अपने इस ब्रेक थ्रू के बाद फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। ग्रैंडपा लॉन्ग ने जो मुझे आइस रिवर सोर्ड टेक्निक के बारे में बताया था, जिसकी मदद से अब ये तलवार मेरी सोल से जाकर फ्यूज हो गई है। मो बैठा ये सब अपने आप से बातें कर रहा था, तभी वो लड़का अपने पास से एक नाइफ निकाल कर कहता है मैं इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था, अब मो कुछ भी हो जाए तुम जाकर मास्टर लाई को कैसे भी कर नहीं हरा पाओगे। जो बोलकर वो मो पर हमला कर देता है, पर मो उसे अपने एक ही पंच से मार डालता है। पर इस बीच उसका राइट हैंड उस नाइफ से घायल हो जाता है। मो अपना हाथ पकड़कर सोचता है लगता है ये आदमी लाई नहीं भेजा था, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उसके सेक्ट का सबसे ज्यादा स्किल्ड पर्सन था। फिर सीन अब 2 दिन बाद दायु बर्फ का होता है, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ इस फाइट को देखने आई हुई थी। वहाँ सभी इसी फाइट के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ एक लड़का कहता है मैंने सुना है कि वो चैलेंजर लॉन्गशिंग सिटी का ही है। फिर एक लड़की कहती है मैंने तो सुना है कि वो बस एक छोटा सा स्टूडेंट है। और वहीं क्यूआन और उसका एक दोस्त भी होता है, जहाँ क्यूआन उससे कहता है मैं बस यहाँ पर ये देखने आया हूँ कि आखिर उस लड़के ने सोर्ड मास्टर लाई को ये चैलेंज क्यों दिया और वो आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी उसे वहाँ पर जाओयुन दिख जाती है और वो जाओयुन पर चांस मारते हुए कहता है जाओयुन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जाओयुन उसे बताती है मेरी माँ को यहाँ पर इनवाइट किया गया था, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गई। क्यूआन ये देखकर सोचता है अच्छा है तुम आज यहाँ पर आ गई हो, इस लेवल की कॉम्बैट फाइट देखकर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मो कोई खास इंसान नहीं है। फिर वहाँ पर एल्डर जाओ की गाड़ी आती है, जिसे देखकर सभी लोग एल्डर जाओ के बारे में बातें करने लगते हैं कि एल्डर जाओ तो पहले बहुत ज्यादा बीमार थे, पर ना जाने वो अब एकदम से कैसे ठीक हो गए हैं। एल्डर जाओ के कार से उतरते ही वहाँ पर कई सारे लोग उनका वेलकम करते हैं और उनको अपने साथ बैठने का कहते हैं, पर एल्डर जाओ उनसे कहते हैं मैं तो बस यहाँ पर आप लोगों के साथ इस फाइट को देखने के लिए थोड़ा सा मजा करने आ गया। फिर वहाँ पर कई सारी लग्जूरियस कार्स आती हैं, जिसमें से क्यूहान निकलती है। सभी लोग उसका भी बहुत सारा वेलकम करते हैं और ऊपर से देख रहा सब कुछ लाई हेडमास्टर दाओकी से पूछता है क्या सब कुछ तैयार है। दाओकी उसे बताता है कि हाँ उसका एक हाथ घायल हो चुका है, इसलिए मुझे भी उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाई उसका इस सब के लिए शुक्रिया करता है और कहता है मो का राइट हैंड घायल हो जाने की वजह से अब वो उस तलवार को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर क्यूआन चिल्ला कर नीचे से बोलता है आप एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट है, सोर्ड मास्टर लाई आप इस फेम को डिजर्व करते हैं। और वहीं उसका दोस्त उससे कहता है वो कॉलेज स्टूडेंट अभी तक यहाँ पर नहीं आया, मुझे तो ऐसा लगता है उसने आधे रास्ते में ही अपने पेंट में सूसू कर ली होगी, इसलिए वो वहीं से अपने घर भाग गया होगा। फिर वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो आपस में कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है वो यहाँ पर आ भी गया तो किसी कोने में जाकर छुप गया होगा, क्योंकि लाई के सामने उसकी कोई भी औकात नहीं है। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं। फिर लाई उन लोगों से बोलता है जिसने मुझे इस फाइट का चैलेंज दिया था वो लगता है मुझसे डर कर अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। वो सभी भीड़ लाई का साथ देते हुए उसको चेयर करने लगती है, पर वहीं एक आवाज आती है किसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं आने वाला, तुम लोगों को
इतनी ज्यादा जल्दी किस चीज की है। सभी ये सुनकर साइड में देखने लगते हैं, जहाँ पर मो एक छोटी सी नाव चलाते हुए वहाँ पर आया हुआ था, एकदम यूनिक स्टाइल में। क्यू यांग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर मो यहाँ पर क्या कर रहा है। एल्डर जोंग भी मो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर मो वहीं से अपनी छोटी नाव पर जंप करता है और सीधे लाई के पास पहुँच जाता है। लाई मो से बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारा एक हाथ घायल हो चुका है, पर जो भी हो वैसे भी तुम हारने ही वाले थे, पर अब बाद में ये मत बोलना कि तुम्हारे हाथ घायल होने का मैंने फायदा उठा लिया। मो उससे कहता है तुम्हें हराने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। वल्ला ये सुनकर दहाके मारते हुए हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा सीधा हाथ घायल हो चुका है, तुम किस हाथ से तलवार पकड़ोगे? इस सब के बाद भी तुम ऐसे अकड़ रहे हो, अब जल्दी करो और एक अच्छे बच्चे की तरह वो आइस ड्रैगन स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो। पर मो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उससे कहता है तुमसे आखिर ऐसा किसने कह दिया कि मैं तलवार नहीं पकड़ सकता? फिर मो अपने पास एक वुडन स्वॉर्ड निकाल कर अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेता है। लाई भी ये देखकर हैरान होता है और उसके डिसाइपल्स भी कहते हैं क्या ये सच में स्वॉर्ड मास्टर लाई को बस एक वुडन स्वॉर्ड के साथ चैलेंज करना चाहता है? क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? इसने ये तलवार अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ी है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से जीत सकता है। दाओकी भी ये देखकर कहता है ये तो बस एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। और रिंग में लाई हंसते हुए मुंह से बोलता है तुम तो अपनी वो आइस ड्रैगन स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ सकते, तो फिर आखिर मुझे हराने के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो? फिर लाई मुंह पर जंप करते हुए उस पर हमला करने के लिए आगे आता है, पर जैसे ही वो मुंह पर अटैक करता है पर मुंह उसे अपनी वुडन स्वॉर्ड से ही आराम से रोक लेता है। लाई भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है मैं इसकी लकड़ी की तलवार बीच में से क्यों नहीं काट पा रहा। उसके डिसाइपल्स भी देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं क्या मुंह के दोनों हाथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मास्टर लाई को आराम से ब्लॉक कर सकते हैं? फिर दूसरा डिसाइपल बोलता है ये देखकर ऐसा लगता है कि मास्टर लाई को हम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे असल में वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फिर दाओकी भी ये देखकर कहता है इस लड़के को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसे इतने आसानी से निपटा जा सकता है। और रिंग में लाई इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और मुंह पर अपने सिग्नेचर मूव 10,000 क्लैप ऑफ थंडर्स का इस्तेमाल करता है, पर मुंह इसे भी बड़े आसानी से अपनी वुडन स्वॉर्ड पर अपनी एनर्जी को कवर करके बड़े आसानी से ब्लॉक कर लेता है। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मो तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसने तो मास्टर लाई के सिग्नेचर मूव को भी बड़े आसानी से ब्लॉक कर दिया। और दाओकी अपने मन में सोचता है ये केवल लाई के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। लाई बहुत सालों से एक स्वॉर्ड्समैन मास्टर है, पर अब इसके पास अपनी और भी कोई ट्रिक नहीं बची है। लगता है मो अपनी स्लीव में कुछ छुपा कर रखे हुए है। ये देखकर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लाई को अपने एक ही मूव से भी हरा सकता है। डिसाइपल्स आगे बोलते हैं क्या तुम लोगों को याद है कि लास्ट पर्सन जो दोनों हाथों से तलवार को इस्तेमाल कर सकता था? तो दूसरा डिसाइपल बोलता है हाँ वो हु टियानजाओ और क्यून के मास्टर विन चैन थे, जिन्हें ग्रेट सागा वी भी कहते हैं। फिर वो डिसाइपल कहता है मो को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी ताकत भी ग्रेट सागा वी की जितनी ही होगी। मैंने सुना था एक लिंक फैमिली ने बहुत सालों पहले एक स्कूल खोला था जिससे वो अपने स्वॉर्ड आर्ट नॉलेज को आगे बढ़ा सके, पर अब पूरी चाइना में ग्रेट सागा केवल इतने बच्चे हैं जिन्हें आप उंगलियों में आसानी से गिन सकते हो। मो को देखकर ऐसा लगता है कि वो उसी का डिसाइपल है, पर वो इतनी ज्यादा छोटी उम्र में आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? रिंग में खड़ा हुआ लाई थका हारा अपने मन में सोचता है सारी सिचुएशन आखिर ऐसे कैसे बदल सकती है, इसका एक हाथ घायल करना भी मेरी जीत के लिए काफी क्यों नहीं है? फिर मो लाई से पूछता है क्या तुम्हारे पास केवल इतनी ही ताकत थी? पर साथ ही मो अपने मन में सोचता है पहले मैंने सोचा था कि मैं लाई को अपनी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड से हराकर उसे अपग्रेड कर सकता हूँ, पर लाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे मुझे कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिल पाए। फिर मो लाई पर हमला करने के लिए उस पर जंप करते हुए आगे बढ़ता है और उसके गले पर अपनी तलवार रख देता है। दाओकी भी ये देखकर सोचता है इसलिए वो पूरी फाइट में ली के अटैक्स को ब्लॉक करता रहा जिससे वो एक ही अटैक में इसे हरा सके, पर अब तो ऐसा लगता है कि ये जैसे लाई की जान लेने वाला है। पर ये देखकर दाओकी एक इविल स्माइल देते हुए कहता है इस लड़के के पास सच में काफी ज्यादा स्किल्स है। क्यूआंग भी रोने लगता है और कहता है मो कोई इंसान नहीं है। एल्डर जाओ भी मो को देखकर बोलते हैं आज इस फाइट के बाद लॉन्गशी सिटी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मिस्टर मो की इंसल्ट करने की हिम्मत कर सके। लाई मो के सामने झुक जाता है और मो से भीख मांगने लगता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। मो से कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? पर मैं अगर तुम्हें जाने दूंगा तो कल को तुम मेरे साथ कुछ न कुछ चोट जरूर करोगे, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। पर लाई दया की भीख मांगते हुए उससे कहता है
कुछ भी हो जाए पर मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, प्लीज मेरा यकीन करो। मो उससे बोलता है ठीक है, पर फिर वो अपना राइट हैंड दिखाते हुए कहता है जो तुमने मेरे साथ किया है वो तो तुम्हें भुगतना होगा। ये देख कर लाई बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी फटकर चार हो जाती है। वो वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। फिर मो लाई का पीछा करने लगता है और लाई उसे भी दया की भीख मांग रहा था। और लाई रोते हुए मो से बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। पर मो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी वुडन स्वॉर्ड फेंक कर लाई के कंधे पर मारता है, जिससे उसका एक हाथ पूरी तरह से कट जाता है। लाई वहीं पर बैठकर जोर से चिल्लाने लगता है और वो गुस्से में उससे आकर कहता है अगर तुम जीतना चाहते हो तो सबसे पहले ऐसी घटिया ट्रिक्स इस्तेमाल करना बंद कर दो। सभी लोग मुंह का ऐसा रूप देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। दाओकी भी ये देखकर कहता है इस लड़के में सच में काफी ज्यादा हिम्मत है, जो इस लड़के ने इतने सारे लोगों के सामने लाई का हाथ काट दिया। मुंह अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सब लोगों से कहता है ये रही आइस ड्रैगन सोर्ड, जिसमें भी हिम्मत हो वो यहाँ पर आकर इसे ले सकता है, पर इसके लिए उसे मेरा सामना करना होगा। आखिर ऐसा कौन है जो यहाँ पर आकर मरना चाहता है। फिर वहाँ पर ड्रैगन फोर्ट के कई सारे लोग आ जाते हैं और उनका एल्डर मुंह से बोलता है मुंह आज तुम्हारी ये सोर्ड मेरी होगी और तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकते। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है लाई के साथ वो मैच मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, अब मुझे इस सोर्ड के सारे अटैक्स के बारे में पता है। पर नीचे खड़े हुए सभी लोग ये देखकर कहते हैं मार्शल आर्ट सेक्ट वाले अब तो मुंह को परेशान करने लगे हैं। और क्यूहान भी ये देखकर कहती है ये तो अब बहुत ज्यादा हो गया, मुझे पता है कि मुंह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर मैं ऐसा नहीं चाहती कि मुंह ऐसे रास्ते पर अकेला चले। एल्डर जाओ भी ये देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं ड्रैगन फोर्ट वाले बहुत ही ज्यादा बेशरम है, ये जरूर इस लड़के को मार डालेंगे। पर मुंह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी आइस ड्रैगन सोर्ड निकाल कर उसकी एक टेक्निक को इस्तेमाल करता है और सभी लोगों को घायल कर देता है। और उन लोगों से कहता है अगर तुम इस आइस ड्रैगन सोर्ड की असली ताकत देखना चाहते हो तो क्यों ना मैं आज तुम लोगों को इस आइस ड्रैगन सोर्ड की असली ताकत दिखा दूं। फिर मुंह अपने एक स्लैश के साथ सभी लोगों का गला काट देता है और सभी को वहीं पर मार डालता है। लाई अपने सामने अपने लोगों को मरता हुआ देखकर कहता है ये सब मेरी गलती है, प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने दो। अब तो क्यूआंग भी रोने लगता है और वो डर के मारे कहता है मो सच में कोई भी इंसान नहीं है, इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। पर जाओइन अपने मन में कहती है ये तो पहाड़ों पर रहने वाला एक लड़का था जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और क्यूहान भी ये देखकर कहती है मैंने अपने लिए एक सही बॉडीगार्ड को चुना था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मो और लाई की बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट को देखा था, जहाँ पर मो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होने की वजह से वो लाई का हाथ काट देता है और फिर ड्रैगन फोर्ट के बहुत सारे लोगों को जान से मार देता है। मो के इस रूप को देखकर काफी लोग डर जाते हैं, पर सब लोगों को ये देखकर मो पर काफी ज्यादा गर्व भी होता है। फिर मो मार्शल आर्ट सेक्ट के मास्टर दाओकी से बोलता है ये लो आइस ड्रैगन सोर्ड, यही तुम्हें चाहिए थी ना। पर दाओकी बोलता है मिस्टर मो आप ड्रैगन फोर्ट के हर एक इंसान से सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, आज के बाद ये मार्शल आर्ट सेक्ट आपको हमेशा फॉलो करेगा और कोई भी कभी भी कुछ भी हो जाए पर आपकी इंसल्ट करने की सोच भी नहीं सकता। फिर मो अपनी तलवार को नीचे झुकाते हुए उन लोगों से बोलता है अब बताओ आगे कौन आना चाहता है। वहाँ नीचे खड़े हुए लोग ये देखकर कहते हैं आखिर कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि अब वहाँ पर जाकर मरने के बारे में सोचे। फिर सीन एक पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सभी क्यूहान को लॉन्गशिंग सिटी के मार्केट को ज्वाइन करने के लिए वेलकम कर रहे थे, जहाँ स्टेज पर देवी के फादर सभी लोगों को ये बात बता रहे थे। पर सभी तो मो की इस फाइट को देखकर उसको घेर कर खड़े हुए थे। पर मो उन लोगों को शांत करने के लिए कहता है ये तो एक छोटा सा काम था। फिर क्यूहान भी मो के पास आकर उसको कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है तुम तो आज एक ही फाइट से बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो, मैंने सोचा नहीं था पर तुम तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर निकले। मो शर्माते हुए कहता है तुम तो अब मुझे शर्मिंदा कर रही हो। जाओयिन उन दोनों को इतने अच्छे से एक दूसरे से बात करता हुआ देखकर अपने मन में सोचती है आखिर इन दोनों का एक दूसरे से रिश्ता क्या है। पर वहाँ के लड़के तो इतने ज्यादा कमीने थे कि वो जल्दी से क्यूहान के पास जाकर उससे पूछ ही लेते हैं कि मिस्टर मो और आपका आखिर रिश्ता क्या है। क्यूहान मुस्कुराते हुए उससे कहती है ये मेरे अब तक का सबसे ज्यादा प्रोफेशनल बॉडीगार्ड है, जैसा मैंने इससे पहले कभी भी हायर नहीं किया। क्यूहान की ये बात सुनते ही जाओयिन को चैन की सांस आती है और वो कहती है अच्छा तो ये दोनों बस बॉस और एम्प्लॉई है, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। अब डीमन के फादर अपनी स्पीच खत्म करने
के बाद क्यूहान से स्टेज पर आने का बोलते हैं और उनसे अपनी फीलिंग्स को सब लोगों के सामने शेयर करने का कहते हैं। क्यूहान मो को अपना ग्लास पकड़ने का बोलकर वहाँ जाने लगती है तो वहाँ पीछे खड़े हुए दो लड़के कहते हैं ये दोनों तो एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं, आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। उन दोनों की खुसफुसाहट को सुनते ही जाओन गुस्से में कहती है अपनी बकवास बंद करो, वो दोनों सिर्फ बॉस और एम्प्लॉई हैं और कुछ नहीं। फिर क्यूहान स्टेज पर जाकर सब लोगों को ग्रीट करती है और आगे बताती है मुझे लॉन्गशिक सिटी के ट्रेड फैमिली को ज्वाइन कर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि आप क्वीन फैमिली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेलकम करेंगे। पर शायद अभी आप लोगों को क्वीन फैमिली के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं क्वीन फैमिली की आइकॉनिक ड्रेस को आप लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। फिर क्यूहान सब लोगों के सामने वहाँ पर अपनी ड्रेस को दिखाती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफें करना चालू कर देते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग कहते हैं इसे देखकर साफ समझ में आता है कि इसे किसी स्किल्ड पर्सन ने बनाई है। क्वीन फैमिली इसी तरीके के कमाल स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल ड्रेसेस को 100 साल से बनाती आ रही है जिन्हें ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं। पर वहाँ खड़ा माओ भी इस ड्रेस पे कमियां निकालते हुए कहता है ये इतनी भी ज्यादा कुछ खास नहीं लगती, तुम बस मेरी माओ फैमिली के आइकॉनिक प्रोडक्ट्स के आने का यहाँ पर वेट करो, उन्हें देखकर तुम्हें ये पता चलेगा कि आखिर आइकॉनिक चीज क्या होती है। फिर माओ भी चुटकी बजाकर वहाँ पर अपनी ड्रेसेस को अंदर बुला लेता है। सभी उन्हें देखकर कहते हैं ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्यूहान गुस्से में मूवी की तरफ देखते हुए सोचती है ये सच में एक काफी ज्यादा अच्छा मूव था कमीने। माओवी तुमने हमारी रेपुटेशन को खराब करने की बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश की है। पर माओवी क्यूहान को छोड़कर उन लोगों को गुस्से से देखते हुए कहता है ये सब लोग बिल्कुल बेकार हैं, इन लोगों को हाँ करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। फिर माओवी मो के पास जाकर उसे मक्खा लगाते हुए कहता है मिस्टर मो आप हम दोनों की फैमिलीज की ड्रेसेस को देखकर दोनों में कंपेयर कर आप हमें क्यों नहीं बता देते कि आपको इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, आपके कमेंट करने से यहाँ पर लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। पर वहाँ खड़े लोग माओवी की हरकत को देखकर सोचते हैं मो एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो इस सब के ऊपर कमेंट कैसे कर सकता है। लगता है माओवी सब लोगों के सामने मो को शर्मिंदा करना चाहता है। फिर मो उन दोनों की ड्रेसेस को देखने लगता है और वहीं माओवी अपने मन में बोलता है मिस्टर मो मुझे माफ कर देना, आप क्वीन फैमिली के गार्ड गॉड है पर आपको टेक्सटाइल के बारे में क्या समझ। पर तभी मो उन दोनों को एवरेज बोल देता है और आगे कहता है अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो मैं क्यूहान की ड्रेस को चूज करूंगा। पर सभी मो की इस बात को सुनकर मो पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सब लोगों को ऐसा लगता है कि मो को कुछ भी नहीं पता इसलिए उसने उन दोनों को एवरेज कह दिया। माओ भी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये लड़का लगता है पागल हो चुका है, ये तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। क्यूहान भी मो के पास आकर उसे कहती है आखिर तुम हमारी ड्रेस के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। तो मो उसे बताता है तुम्हारे कपड़ों की डिजाइन जैसे तैसे घूमकर फिर से बोरिंग से रेड पर आ जाती है, पर इनमें फूलों के पैटर्न का बैकग्राउंड सच में काफी ज्यादा सुंदर लगता है, पर ये भी घूम फिर कर एक ही जैसा पैटर्न बना लेते हैं। अगर किसी ब्रांड के पास उसका चीफ डिजाइनर हो और उसके बाद भी वो घूम फिर कर पुराने पुराने डिजाइन लेकर आ जाए तो उसकी सेल कट कर सीधी सीधी आधी हो जाती है। क्यूहान ये सुनकर शौक हो गई थी और उसे ये समझ में आ गया था कि जो मो ने कहा है वो सब एकदम बिल्कुल सही है, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मो इसके बारे में कैसे जानता था और वो सच में आखिर किस बैकग्राउंड से था। माओवी भी ये सुनकर अपने दांत खिसखिसाते हुए कहता है मो ने जो सब कहा उसकी एक एक बात बिल्कुल सच है, पर आखिर इसके जैसे लड़के को कपड़ों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। इसलिए माओवी मो से कहता है अब जल्दी से हमारे कपड़ों के बारे में भी कुछ बोलो। मो उससे कहता है वो पूरी तरह से कचरा है। माओवी पूछता है आगे, पर मो उसके ऊपर से अपनी नजर छुपाते हुए कहता है और कुछ नहीं। ये सुनते ही सभी लोग माओवी पर हंसने लगते हैं। ये देखकर माओवी अपने मन में सोचता है यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग आए हैं जिनके सामने मैं अपनी बेइज्जती होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। यहाँ लॉन्गशिक सिटी के अलावा आसपास के और बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग आए हुए थे। माओवी चिल्लाते हुए मो से कहता है तुम्हें मेरी कंपनी के कपड़े पहनकर देखने होंगे, अगर ये क्वीन फैमिली के कपड़ों से ज्यादा अच्छे हुए तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। मो उसके साथ ये शर्त लगाने के लिए राजी हो जाता है। तो माओवी सब लोगों को अपना न्यूएस्ट ब्रांडेड फैशन दिखाता है। सभी उस ड्रेस को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये गाउन बॉल सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और एक कहता है आज से पहले इससे ज्यादा सुंदर ड्रेस मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। क्यूहान भी ये देखकर हैरान हो गई थी और वो अपने मन में कहती है मैं भले ये मानना नहीं चाहती पर इसकी खूबसूरती सच में काफी ज्यादा कमाल की है। ये क्रेन गाउन बॉल सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और साथ ही मो भी उस ड्रेस को बड़ी गौर से देख रहा था। फिर माओ बड़ी स्टाइल के साथ मो से बोलता है मो अब तुम्हें
आखिर ये पता चल गया होगा कि हम दोनों फैमिलीज में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब बताओ, क्या तुम अभी सब लोगों के सामने मेरे सामने झुकना चाहोगे या नहीं? माओ भी अपनी पूरी बात कर भी नहीं पाता, तभी मो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये तुम्हारी चोरी वाली स्टाइल मेरे सामने यहाँ पर लेकर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मो ने इससे कहा कि ये एक चोरी वाली डिजाइन है। मो अपनी बात कर चुप ही होता है, पर माओ भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मो लगता है तुम्हारा पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम्हें पता था कि तुम शर्त हार जाओगे तो तुम्हें शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी, पर अब तुम हार चुके हो तो तुम्हें ऐसी हरकतें करना बंद कर देना चाहिए। फिर माओ भी सब लोगों को आगे बताता है कि आखिर तुम लोगों को ये पता है कि ये डिजाइन आखिर किसने बनाई है। फिर माओ भी उस डिजाइनर को जल्दी से अंदर बुलाने का कहता है और वो अपनी फुल स्टाइल के साथ अंदर आ जाता है। ये और कोई नहीं, मिस्टर स्मिथ था। मिस्टर स्मिथ को देखकर वहाँ की कई सारी लड़कियां उस पर फिदा हो गई थी, क्योंकि असल में मिस्टर स्मिथ इस पूरी दुनिया के बेस्ट डिजाइनर्स में से एक थे। मो उसको देखते ही पहचान लेता है और माओ भी मो को देखते हुए बोलता है, यहाँ इस रूम में ऐसा कोई है जो आपके काम को चोरी का माल बोल रहा है? पर तभी मिस्टर स्मिथ मो को देख लेता है और मो को टीचर बोलते हुए जल्दी से उसके सामने जाकर झुक जाता है और सब लोगों के सामने उससे कहता है, जब मैंने आपको लास्ट टाइम जावली की पार्टी में देखा था उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं आपसे फिर से मिल पाऊंगा। आपके एडवाइस लेने के लिए मैं लॉन्ग सिटी में 2 महीने से वेट कर रहा था। सभी लोग मिस्टर स्मिथ की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, मिस्टर स्मिथ मो को अपना टीचर क्यों बोल रहे हैं? क्यूहान भी ये देखकर सोचती है, क्या आखिर मैंने सही सुना? मो मिस्टर स्मिथ पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं इसके बारे में कोई भी जांच नहीं करना चाहता, पर क्या ये चोरी वाली ड्रेस तुमने बनाई है? मिस्टर स्मिथ बहुत ज्यादा डर चुका था, पर अगर वो ऐसा ही खड़ा रहता तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली थी, इसलिए वो मो से माफी मांगते हुए कहता है, मिस्टर मो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको जावली की पार्टी में देखा था, तब से मैं इस ड्रेस को बनाने के पीछे पड़ा हुआ था। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो गए थे और आखिर में ये समझ जाते हैं कि ये डिजाइन एक चोरी की डिजाइन है और साथ ही ये मो का माओवी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ था। फिर स्मिथ सब लोगों के सामने खुलकर बताता है कि डिजाइन 60% मिस्टर मो की है और बाकी 40% उसने मन से बनाया। क्यूहान के साथ वहाँ पर आए हुए सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो अपने मन में सोचते हैं, अगर 60% इतना ज्यादा अच्छा था तो मो की ओरिजिनल डिजाइन आखिर कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। फिर मो माओवी के पास जाकर उसे नीचे दिखाने के लिए कहता है, अब बताओ, मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। पर माओवी इस बात को सुलझाने के लिए मो से कहता है, मैं तो आपके साथ एक मजाक कर रहा था, जो बोलकर वो हंसने लगता है। पर इस बात से मिस्टर स्मिथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो मो के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। मिस्टर स्मिथ माओवी पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे मिस्टर मो को उसके घुटने पर बिठाने वाली बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आज से और अभी से तुम्हारी कंपनी के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उन सबको खत्म करता हूँ। ये सुनते ही माओवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ खड़े हुए सभी गेस्ट अपने मन में कहते हैं, मो की बेइज्जती करने की वजह से इसने सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, यानी तुम समझ सकते हो, मो के एक बार कहने पर उसने उसकी कंपनी को ही छोड़ दिया। फिर मो स्मिथ को एक आइडिया देते हुए कहता है, अगर तुम सच में माओ फैमिली से अलग हो गए हो तो क्यों ना आज से लिन फैमिली के साथ काम करो। मिस्टर स्मिथ मो की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ये तो सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लान है। फिर अगले सीन में मो अपने हाथ में जाम पकड़े हुए था और पीछे मिस्टर स्मिथ क्यूहान से उनकी कंपनी का डिजाइनर बनने के बारे में रिक्वेस्ट करता है, जिसे क्यूहान हंसते हंसते ही हाँ कर देती है। अब सब लोग माओवी को घेर कर खड़े हो गए थे, जिस कारण उसके पैर लड़खड़ाने की वजह से वो जमीन पर गिर गया। वो लोग उससे कहते हैं, लगता है माओवी का फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं बचा। और माओवी भी ये देखकर समझ गया था कि मो की वजह से अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मो बाइजोंग के घर पर आया था। मो को वहाँ पर देखकर यूनियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर मो उसकी उस खुशी को तोड़ते हुए कहता है, मैं यहाँ पर बाइजोंग के चेकअप के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। ये सुनते ही यूनियन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, पर वो अगले ही पल अपने चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल रखते हुए मो से कहती है, मेरे फादर असल में यहाँ पर नहीं है, वो जाओ फैमिली कॉर्पोरेट करने के लिए जाओ वैन के साथ मेरी शादी पक्की करने के लिए गए हैं। मो ये सुनते ही इतना ज्यादा हैरान हो जाता है जैसे उसे 1000 वोल्ट का झटका लग गया हो। उसे यूनियन की ये बातों का जरा सा भी भरोसा नहीं था। पर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।
तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यूहान की वेलकम पार्टी में मो के एक सेंटेंस की वजह से माओवी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और साथ ही यूहान को अपने लिए एक न्यू डिजाइनर भी मिल चुका था। फिर पार्टी के कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मो बाइजों के घर उसका चेकअप करने के लिए पहुँच गया था, पर वहाँ 1000 वोल्ट के शॉक के साथ जाओयन मो को बताती है कि उसके फादर घर पर नहीं है क्योंकि वो योशन सिटी के योवेन के साथ उसकी शादी फिक्स करने के लिए गए हुए थे। असल में लॉन्गशी सिटी के मेडिकल इंडस्ट्रीज के राइट याओ फैमिली के पास थे, इसलिए ये मैटर यहाँ तक खिंचकर आ गया था और इसी वजह से इसमें अब कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मो युनरन की ऐसी बातें सुनकर अपने मन में सोचता है मुझे नहीं पता कि मैं बाई और याओ फैमिली के मैटर को सॉल्व कैसे कर पाऊंगा। फिर युनरन अपनी जैकेट उतारते हुए मो से बोलती है टीचर मैं नहाने जा रही थी, क्या आप यहाँ पर खड़े होकर मुझे कपड़े उतारते हुए देखने वाले हैं? ये सुनते ही मो थोड़ा सा शर्मा गया था और वो हिचकिचाते हुए उससे कहता है ठीक है मैं थोड़ा बाहर से घूम कर आता हूँ। जो कहकर मो वहाँ से पलट कर चला जाता है जिसके साथ युनरन की वो झूठी हंसी भी उसी के साथ चली जाती है। असल में वो इतनी ज्यादा अकेली और बेबस थी कि वो चाहकर भी किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। मो वहाँ से बाहर आ गया था और वो अपने मन में सोचता है इन लड़कियों को नहाने में बहुत ज्यादा समय लगता है इसलिए मुझे ऐसे ही आसपास घूम लेना चाहिए। पर वहाँ से थोड़े आगे जाते ही मो को ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई वहम हो रहा हो, पर असल में घर के पीछे कुछ लोग युनरन के घर का ताला तोड़कर उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक लड़का अपने साथी से कहता है तुमने तो कहा था तुम किसी भी तरीके का ताला तोड़ सकते हो, फिर इतनी ज्यादा देर क्यों लग रही है? उसके इतना बोलते ही वो ताला टूट जाता है और अंदर युनरन भी ना कर अब वापस आ गई थी। वो उन लड़कों को बिना देखे मुंह समझकर उससे कहती है तुम तो बिल्कुल सही समय पर आ गए, पर जैसे ही वो सामने देखती है तो वहाँ पर टाइशन अपने कुछ गुंडों के साथ अंदर घुस आया था। युनरन ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और वो जल्दी से एक छोटी सी छुरी उठाकर टाइशन से बोलती है तुम आखिर अंदर कैसे आ गए? तुरंत ही मेरे घर से निकल जाओ। पर टाइशन बेझिझक आगे बढ़ते हुए उससे कहता है मैं तो बिल्कुल सही समय पर आया हूँ जब तुम भी नहाकर आ चुकी हो। चलो अब एक अच्छी बच्ची की तरह ये नाइफ फेंक दो और बिस्तर पे मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा एंजॉय करने दो। और साथ ही वो अपने मन में सोचता है इस बड़े मास्टर को तुम्हारे पीछे घूमते हुए बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो चुका है, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। युनरन असल में बहुत ज्यादा डरी हुई थी पर वो टाइशन को डराने के लिए उससे कहती है अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। पर टाइशन उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर अपने लवर को याद नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। युनरन भी अपने मन में सोचती है ये ठीक कह रहा है, मो अभी अभी तो घूमने के लिए बाहर गया था। वो ये सब सोच ही रही थी जिसकी वजह से उसका ध्यान टाइशन से हट गया, जिसका फायदा उठाकर टाइशन युनरन के ऊपर उसके झपटने के लिए उस पर कूद जाता है और उसे पकड़कर जल्दी से बिस्तर पर लिटा देता है। युनरन बेबसों की तरह उस पर चिल्लाई जा रही थी और वो उससे कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। टाइशन युनरन को बिस्तर पर लिटाकर उससे कहता है उस बार तुम मुझसे बचकर भाग गई थी इसलिए ये ओल्ड मास्टर इस बार तुम्हें अपनी महानता बताएगा। पर युनरन तो उससे बचने के लिए चिल्ला रही थी, पर टाइशन अपने मन में सोचता है मो के यहाँ से जाते ही मैंने सुन लिया था कि वो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, इसलिए मो यहाँ पर जल्दी ही नहीं आने वाला। फिर वो युनरन के ऊपर के कपड़े फाड़ने लगता है पर युनरन बेबसों की तरह बस चिल्लाई जा रही थी और उसके हर एक आंसू के साथ बस वो यही सोच रही थी मो आखिर तुम कहाँ हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वो ये सोच ही रही थी तभी पीछे से आवाज आती है और टाइशन मुड़कर देखता है और पीछे का मंजर देखते ही उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि मो सभी लोगों को पीटता हुआ उसके पास पहुंच गया था। टाइशन मो को देखकर जल्दी से वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है पर मो सबसे पहले युनरन को कपड़े देकर उसे ढांकता है और युनरन भी मो को देखकर थोड़ी सी शांत हो जाती है और मो भी बड़े प्यार से युनरन के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहता है प्लीज रोना बंद करो, रोते हुए तुम जरा से भी क्यूट नहीं लगती। जो सुनते ही युनरन चुप हो जाती है, जिसके बाद मो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से ही कूदकर टाइशन के सिर को जमीन पर गाड़ देता है। टाइशन दया की भीख मांगते हुए मो से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। और ऊपर से युनरन भी चिल्लाकर उससे कहती है टाइशन तुम बस वेट करो, मैं तुम्हें जेल पहुँचाने वाली हूँ। फिर वो पुलिस को कॉल कर वहाँ पर बुला लेती है। टाइशन भी वहाँ पर पुलिस को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, जिसके बाद पुलिस टाइशन और उसके साथियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर मो युनरन के रूम में आकर उसे हील करते हुए उससे कहता है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। असल में टाइशन की वजह से उसे चोट लग गई थी
थी। फिर बातों ही बातों में मो यूनरिन से आगे पूछता है, क्या तुम सच में याओवेन के साथ शादी करना चाहती हो? यूनरिन तकिए से अपना मुंह दबाए उससे कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या चाहती हूँ, उस सब से ये रिजल्ट नहीं बदलने वाला। ये जानते ही कि ये शादी यूनियन की मर्जी के खिलाफ हो रही है, मो बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहता है, तुम बस यहाँ पर रहकर अच्छे से आराम करो और योवेन नाम की प्रॉब्लम को मेरे ऊपर छोड़ दो। मो की इतनी बात सुनकर यूनियन की आंखें चमकने लगती हैं और वो शर्माने लगती है। अब सीन कुछ घंटे आगे बाइजोंग की मीटिंग रूम का होता है। वहाँ बाइजोंग, एल्डर हु, याओवेन और उसके कोई साथी बैठे हुए थे। एल्डर हु बाइजोंग से पूछता है, आखिर तुम लोग इतने ज्यादा उदास क्यों हो? हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली तो एक ही जैसी है। हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली की एक लड़की से शादी करना चाहती है, मेरी फैमिली भी तुम्हारी फैमिली की ही तरह है, और वैसे भी इस सब के बाद तुम लोगों को सप्लाई मिलने वाला था। बाइजोंग कपकपाते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर बोलता है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की हर एक चीज के लिए तैयार हूँ। मैं याओवेन से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी लड़की को खुश रखेगा, वरना मैं तुम्हें जान से मारने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगा। याओवेन उसे एक ईवल से स्माइल देते हुए बोलता है, मैं कभी उसे उदास नहीं होने दूंगा और न ही उसे छोड़कर जाऊंगा। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है, अगर वो लड़की मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसे बस पीटूंगा, जिसके बाद ये बाई फैमिली मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगी। फिर बाइजोंग कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़कर उस पर साइन कर देता है और वहीं पर एल्डर हु टेबल पर अपने पैरों पर पैर रखकर बैठा हुआ था। वो वहाँ पर बाइजोंग से मो के बारे में पूछता है, जिसने योवेन को एक बार अपने घुटनों पर बिठाल कर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी, इसलिए वो बाइजोंग से उस लड़के को याओ फैमिली के हवाले करने का कहता है। ये सुनते ही वो लोग सामने की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। एल्डर हु मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर ऐसा था तो तुम लोगों को सप्लाईज के लिए मो के पास जाना चाहिए था, न कि याओ फैमिली के पास। फिर एल्डर हु चिल्लाकर उन लोगों से बोलता है, जल्दी से उस लड़के को हम लोगों के हवाले कर दो, वरना मैं इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर डालूंगा। ये सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर तभी न जाने कहां से मो अचानक से वहां पर आ गया था और वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए कहता है, सच में ये याओ फैमिली बहुत ही ज्यादा लालची है, जो बोलकर वो उस कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े टुकड़े कर हवा में उड़ा देता है। सभी ये देखकर इतने ज्यादा हैरान हो गए थे कि उन लोगों के मुंह ही बंद नहीं हो पा रहे थे। मो की ऐसी हरकत देखकर एल्डर हु मो पर चिल्लाते हुए टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो जाता है और मो एल्डर हु से बोलता है, आज के बाद लोंगशी सिटी के मेडिकल इंडस्ट्रीज की सारी मदद मैं करूंगा, और अगर तुम्हें सबसे कोई दिक्कत हो तो तुम आकर मुझे ढूंढ सकते हो। ये सुनकर एल्डर हु की हंसी निकल जाती है और वो मुझसे पूछता है, तुम्हें आखिर अपने शब्दों का अंदाजा भी है कि तुम आखिर क्या बोल रहे हो? मुझे तो तुम्हें देखकर ये समझ में नहीं आता, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस पर तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जाए? तुम्हारा चेहरा। ये सुनकर मो इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह सुनकर अपने मन में सोचता है, मैंने तो ऐसा सोचा था कि सब लोग मेरे हैंडसम फेस को देखकर वैसे ही मेरी बात मान जाएंगे, पर अब ऐसा लगता है कि इसे जवाब देना पड़ेगा। फिर मो एल्डर हु से आगे कहता है, ये सब मेरे स्ट्रेंथ पर भरोसा कर सकते हैं। जिसके बाद वो एल्डर हु को एक चैलेंज देते हुए कहता है, आज से कुछ दिनों बाद योशन सिटी में पिल रिफाइनिंग कंपटीशन होने वाला है, जिसमें तुम्हें मेरे साथ पार्टिसिपेट करना होगा, और अगर उसमें मैं जीत गया तो तुम्हें लोंगशी सिटी के सभी सप्लीमेंट्स को वापस लौटाना होगा। मो की इतनी बात सुनते ही एल्डर हु टेबल पर हाथ पटकते हुए इस चीज के लिए राजी हो जाता है और आगे कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे लड़के के पैरों के बीच में से घिसटते हुए निकलना होगा, और साथ ही लोंगशी सिटी के सारे सप्लाईज मेरे ही हो जाएंगे। मो भी इस चीज के लिए रेडी हो जाता है, पर यहाँ पर बेचारे बाइजोंग से कोई भी कुछ नहीं पूछता और मो को ये समझ में नहीं आता कि असल में सारी की सारी चीजें तो बाइजोंग की थी। फिर मो वहाँ से घूम कर जाने लगता है और एल्डर हु मो को जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है, तुम्हें अपने इस डिसीजन से बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और फिर इसी के साथ ये पार्टी। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, जब मो यूनियन के घर पहुंचता है तभी 1000 वोल्ट के झटके के साथ उसे ये पता चलता है कि बाइजोंग यूनियन की शादी योशन सिटी के योवेन के साथ फिक्स करने के लिए गया हुआ है। फिर वहाँ टाइशन चोरी से यूनियन के घर में घुस जाता है, पर मो उन लोगों को अच्छा सबक सिखाकर पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद वो अचानक से उसी मीटिंग में पहुंच जाता है जहां पर बाई और याओ फैमिली इस मैरिज को फिक्स करने में लगी हुई थी। पर मो उस कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े टुकड़े कर हवा में उछाल देता है और याओ हु को उसी की सिटी में होने वाले पिल रिफाइनिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मो अपनी कार को रोड पर दौड़ाते हुए बाइजोंग के घर के बाहर पहुँच गया था, जहाँ बाहर यूनियन तैयार होकर जाने के लिए तैयार थी और वहीं पीछे बाइजोंग अपना मुंह लटकाकर खड़ा हुआ था। यूनियन मो की कार
कार के अंदर बैठने लगती है। मो यूनरेन से पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ चल रही हो। यूनरेन कार के अंदर आते हुए कहती है मैं आपके साथ चल तो रही हूँ पर मैं याओ फैमिली से वापस नहीं आने वाली। तभी बाइजोंग उसे टोकते हुए कहता है असल में यूनरेन आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी इसलिए उसने आपको ये नहीं बताया, पर अगर आप किसी भी वजह से इस कंपटीशन को हार जाते हैं तो सबसे पहले बेइज्जती यूनरेन की होने वाली थी, क्योंकि जिस दिन इस कंपटीशन को रखा गया है याओ फैमिली उसी दिन इस मैरिज को करना चाहती है। जो बोलकर बाइजोंग मो के सामने अपना सिर झुकाते हुए आगे बोलता है मेरी बेटी की आगे की जिंदगी अब आपके कंधों पर है। मो ये सब देखकर बाइजोंग को शांत रहने का बोलता है और फिर वहाँ से अपनी कार निकालकर आगे निकल जाता है। रास्ते में मो यूनरेन के उदास चेहरे को देखकर उससे पूछता है तुम्हें इस मैटर से अकेले निपटने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी मैं हूँ जो इसे सॉल्व कर सकता है। ये देखकर यूनरेन शर्माते हुए मो का उसका साथ देने के लिए उसका शुक्रिया करती है। फिर वो दोनों योशन सिटी की यो फैमिली के घर के बाहर आ जाते हैं। यो वैन अपने साथियों के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था और वो जायुन को वहाँ पर देखकर मुस्कुराते हुए मो से कहता है क्या बात है तुम इसे भी यहाँ पर लेकर आ गए, चलो अच्छा है अब तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है मो तुम अपने आप को क्या समझते हो, ये योशन सिटी मेरा इलाका है। तभी यूनरेन आगे आकर योवेन से बोलती है मो पहली बार यहाँ पर तुम्हारी योशन सिटी में आ रहा है, तुमने ही इसे कॉन्टेस्ट में इनवाइट किया था तो इसके बाद तुम इसे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे। योवेन मुस्कुराते हुए कहता है मेरी याओ फैमिली की लिविंग रूम पूरी तरह से भर चुकी है पर हाँ कुत्तों का घर खाली है, अगर मो वहाँ चाहे तो रह सकता है। ये सुनते ही उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर उन लोगों की इस बात से यूनरेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो योवेन पर चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम मो को यहाँ पर नहीं रोकने दोगे तो मैं भी तुम्हारी इस फैमिली में नहीं रुकने वाली। ये सुनते ही योवेन जाओयुन से कहता है तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे फादर और तुम्हारी दोनों की ही जिंदगी मेरी फैमिली के हाथों में है। ये सुनते ही मो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है तो यूनरेन भी ये देखकर हैरान हो जाती है। पर योवेन मो को वहाँ से जाता हुआ देखकर किसी कुत्ते की तरह शू शू कर उसे वहाँ से भगाने लगता है। पर मो अपनी कार के पास पहुंचकर रुक जाता है और अपनी ऑरा को बाहर निकालते हुए योवेन से बोलता है अगर तुम्हारी याओ फैमिली ने यूनियन को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी पूरी याओ फैमिली को खत्म कर डालूंगा। ये सुनते ही याओवेन थर थर कांपने लगता है और मो वहाँ से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। पर मो के वहाँ से जाते ही योवेन को मो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है आखिर तुम्हें किस चीज की उम्मीद है, बस ये सब एक बार खत्म हो जाने दो, मैं तुम्हें अपने घुटनों के बल बिठाकर तुमसे अपने आप को पापा बुलवाऊंगा। मो वहाँ से निकलकर योशी सिटी की मॉडल स्ट्रीट में आ गया था जहाँ वो अपनी कार को पार करने के बाद आसपास होटल ढूंढने लगता है पर उसे वहाँ पर कोई भी होटल नहीं दिखता इसलिए वो वहीं गलियों में घूम रहा था। पर तभी मो को एक चीख सुनाई देती है और वो वहीं देखता है कि कुछ लोगों ने एक लड़की को पकड़कर रखा हुआ था। उस लड़की ने मास्क पहना हुआ था और वो उन लोगों से कहती है प्लीज मुझे जाने दो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी कोई बकवास नहीं करूंगी। पर वो लोग उससे बोलते हैं यंग मास्टर ने हमें बता दिया था और अगर अब तुम्हें योशन सिटी में 1-2 दिन भी रहना है तो जल्दी से वो सारे पैसे हमें दे दो। पर वो लड़की अभी भी उनसे भीख मांगते हुए कहती है प्लीज मुझे जाने दो। पर तभी उसकी नजर मो पर पड़ जाती है जो उन लोगों को ही देख रहा था। वो मो को अपना हीरो बोलकर जल्दी से उन लोगों से छूटकर मो के पैरों से लिपट जाती है और उन लोगों से बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। वो लोग भी जल्दी से मो के पास भाग कर आने लगते हैं और वो मो से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर जीना नहीं चाहते, ये याओ फैमिली का मैटर है, इसमें अपनी नाक मत डालो। पर मो याओ फैमिली का नाम सुनते ही उन लोगों से बोलता है अगर ये याओ फैमिली का काम है तो मैं मो इसमें नाक जरूर डालना चाहूंगा। ये सुनते ही वो लोग थोड़े से डर जाते हैं और मो से फिर से उसका नाम पूछते हैं। मो फिर से उन लोगों को अपना नाम बताता है। ये सुनते ही वो लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि मो से माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के तुरंत बाद मो अपनी जैकेट निकाल कर उस लड़की को उड़ा देता है जिससे वो लड़की शर्माते हुए मो का शुक्रिया करने लगती है। फिर मो उस लड़की से उसका एड्रेस पूछता है जिससे वो सही सलामत उसे उसके घर पहुंचा सके। पर वो लड़की उसे मना कर गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। मो भी उसे शर्माते हुए देखता रहता है और अपने मन में सोचता है ये लड़कियाँ सच में मेरी समझ के बाहर हैं, इन लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो बोलते हुए वो अपने जेब टटोलता है पर तभी वो नोटिस करता है कि वो लड़की उसका पॉकेट मारकर भाग गई है। अब सीन योशी सिटी के स्लम एरिया का होता है जहाँ वो लड़की अपने एक
चाचा अंकल फू के साथ रहती है। अब वो लड़की अंकल फू को मुंह का वॉलेट देते हुए कहती है, इतने सारे पैसों से आप आपका इलाज अच्छे से करवा सकते हैं। पर अंकल फू इतने सारे पैसों को देखकर उस लड़की से उस लड़की को ही ये पैसे रखने का बोलते हैं और आगे कहते हैं, ये पैसे तुमने मेरे लिए चुराए हैं, पर तुम्हारी इस हरकत से मुझे और भी ज्यादा बुरा लगने लगा है। वो लड़की अंकल फू को समझाते हुए कहती है, आपका जिंदा रहना जरूरी है, जब तक मैं आपको ठीक नहीं कर देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैंने आपके लिए योशिक सिटी के सबसे ज्यादा बेस्ट डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया है। वो इससे आगे कुछ कह पाती तभी उसके घर का गेट खुलता है और वो लड़की मो को वहाँ पर खड़ा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से मो का वॉलेट छुपाते हुए मो से कहती है, आखिर तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर क्यों आ गए। पर मो तिरछी निगाहों के साथ उस पर उंगली करते हुए कहता है, तुम मेरा वॉलेट चुरा सकती हो, पर क्या मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकता। तभी अंकल फू खांसते हुए मो से माफी मांगते हुए बोलते हैं, ये सारी गलती मेरी है, इसलिए इस चीज के लिए इस छोटी सी लड़की को कोई भी चोट मत पहुंचाइएगा। पर मो उन लोगों को बड़े गौर से देखकर उन लोगों से पूछता है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि योशिक सिटी की सबसे बड़ी और अमीर फैमिली लेंग फैमिली पूरी तरह से तबाह कैसे हो गई। क्यों मैंने सही कहा ना, लेडी लिनिंग। जो बोलकर वो उस लड़की का मास्क हटा देता है जिसके पीछे बहुत बुरी तरीके से जला हुआ एक चेहरा था। अब हमें 2 साल पहले की स्टोरी को बताया जाता है। असल में 2 साल पहले याओ फैमिली का याओ वैन अचानक से हमारी लेंग फैमिली की लड़की से शादी करना चाहता था। दोनों की फैमिली ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानती थी, इसलिए उन लोगों की एक दूसरे से सगाई कर दी गई। सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि फ्यूचर में ये दोनों बहुत अच्छे कपल बनेंगे। पर अचानक जिस रात शादी थी, लेंग फैमिली एक ही रात में तबाह हो गई। उस रात पूरी फैमिली में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी, जिसमें से मैं हमारी यंग लेडी को बचाकर कैसे न कैसे कर ले आया, पर मैं उनका चेहरा नहीं बचा पाया था। इनके चेहरे के साथ पूरी लेंग फैमिली उसी दिन खत्म हो गई। सबको इसके बारे में पता है कि ये हरकत किसने की थी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसके बारे में कुछ कर सके। आज सब याओ फैमिली को इतना ज्यादा अमीर और पावरफुल देखते हैं, पर किसी को ये याद नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया था। जो बोलते हुए अंकल फू उन बातों को याद कर फूट फूट कर रोने लगते हैं और आगे बोलते हैं, पिछले 2 सालों से हम दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर यहाँ पर काम कर रहे थे। जो बोलते हुए वो जोरों से खांसने लगते हैं तो लिंगजिन उन्हें चुप होने का बोलती है। असल में इस लड़की का नाम लिंगजिन है। मो ये सब सुनकर गुस्से में आगे की तरफ देखते हुए सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि यह फैमिली इतनी ज्यादा गिरी हुई होगी। अगर यूनियन की शादी गलती से उस फैमिली में हो गई तो शायद बाई फैमिली भी लिंग फैमिली की तरफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उन लोगों को इतना ज्यादा सफर करना पड़ेगा जितना मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए मुझे यूनियन को उस या फैमिली से बाहर निकालना होगा। फिर मो अंकल फू की ऐसी हालत देखकर लिंगजी से बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं अंकल फू को ठीक कर सकता हूँ। पर लिंगजी उससे बोलती है, हमारा मजाक उड़ाना बंद करो। अंकल फू की बीमारी इतनी ज्यादा आसान भी नहीं है कि कोई भी आकर इसे ठीक कर सके, इसलिए मैंने योशिक सिटी के बेस्ट डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया है। फिर वो मो के सामने भीख मांगते हुए कहती है, क्या मैं अभी के लिए तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, जिसके बाद जो भी मेरे पास होगा वो सब मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। मो उसकी ऐसी बातें सुनकर हिचकिचाते हुए उसकी मदद करने के लिए तैयार तो हो जाता है और साथ ही वो अपने मन में कहता है, इस लड़की को मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं इसके अंकल को ठीक कर सकता हूँ। तभी वहाँ लेंग फैमिली के बाहर एक बड़ी महंगी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें लोंगशी सिटी का बेस्ट डॉक्टर बियान ही आया था, जिसके साथ अपने कुछ आदमी भी होते हैं। लिंगजी उसे बाहर आकर ग्रीट करती है, पर मो सीधा का सीधा खड़ा रहता है। ये देखकर वो आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए मो पर कहता है, आखिर तुम इनके सामने क्यों नहीं झुके। तो मो कहता है, मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये कौन है। बियान ही अपने साथी को शांत करता हुआ कहता है, ठीक है ठीक है, मैं पहले भी इसके जैसे कई सारे एरोगेंट लोगों से मिल चुका हूँ, जो गरीब होने के साथ कुएं के मेढक भी होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये दुनिया आखिर कितनी ज्यादा बड़ी है। जो बोलकर वो आगे निकलने लगता है तो मो बियान ही को सुनाते हुए कहता है, ये कुएं का मेढक ये देखना चाहता है कि तुम आखिर किस मेथड से उस बीमार इंसान का इलाज करोगे। फिर बियान ही अंदर आकर अंकल फू को चेक करता है। फिर बियान ही अंकल फू को चेक कर लिंगजी को बताता है कि इनकी बॉडी की सभी वेन्स ब्लॉक हो चुकी हैं, इसलिए हमें वेन क्लीनिंग पिल्स चाहिए। पर मैं पक्का नहीं हूँ कि मैं इस तरीके की कोई पिल को रिफाइन कर सकूँ। लिंगजी जमीन पर अपना सिर पटकते हुए बियानी से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार इसे ट्राई जरूर कर ले। बियानी उसकी तरफ देखता भी नहीं है और वो उससे कहता है, ठीक है। मो वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था कि वो आखिर किस तरीके से पिल बनाने वाले थे। पर फिर वो आगे आकर बियान ही से बोलता है, जरा तुम इसे एक बार पास आकर देखो
देखो, मैं इसे एक बार में ही बना सकता हूँ, तो आखिर तुम सभी सामानों को बर्बाद क्यों करना चाहते हो? जो बोलकर वो फर्नेस को उठाकर उसे खाली करने लगता है, तो बियान ही उसे देखकर कहता है इसे ये नहीं पता है कि वो आखिर किसके साथ पंगा ले रहा है। और उसका आदमी भी मुंह से कहता है अगर तुमने एक बार में ही वो पिल बना दी तो मैं बियान ही की खराब हुई पिल्स को भी खा लूंगा। वो उससे कहता है ठीक है, इसे मत भूलना। फिर वो पिल बनाने लगता है और बियान ही पीछे खड़ा होकर गुर्राते हुए मुंह से कहता है अगर आज तुम इस पिल को नहीं बना पाए और तुमने मेरे रेपुटेशन को खराब कर दिया तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो आदमी भी बियान ही का साथ देते हुए मुंह से कहता है अगर तुम इस पिल को नहीं बना सकते तो तुम मुझसे शुरू में ही बोल देते, आखिर तुमने मुझे वो खराब पिल्स खाने का क्यों कहा? पर वो उन दोनों को ही इग्नोर करते हुए अपनी पिल को बनाने पर ध्यान देता है और आधे ही घंटे बाद उसका फर्नेस चमकने लगता है और मो की हाई लेवल फायर कंट्रोलिंग टेक्निक को देखकर बियान ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है आखिर मो को एक हाई ग्रेड की फायर कंट्रोलिंग टेक्निक कैसे आ सकती है, क्योंकि जब मैं पिल रिफाइन करता हूँ तो मैं बस फायर को फील कर पाता हूँ, पर इसकी फायर कंट्रोलिंग टेक्निक को देखकर मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मुझे तो ये लगा था कि ये पूरी तरह से गायब हो चुकी है। पर फिर बियान ही ये सब देखकर अपने मन में सोचता है ये लड़का भले ही छोटा हो पर ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर मैं इसे अपना मास्टर बना लेता हूँ और इससे 2 या 3 टेक्निक सीख लेता हूँ तो ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। मो अपनी पिल रिफाइन कर लिंग जी को दे देता है और बियान ही मो के पीछे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था और वो मो से कहता है ये तो हाई ग्रेड की वेन क्लीनिंग पिल है, आप तो सच में एक पिल रिफाइनिंग मास्टर है। अब लिंग जी जैसे ही अंकल फू को वो पिल खिलाती है थोड़ी ही देर में उनकी सभी ब्लॉक्ड वेन्स खुल जाती हैं और वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस करने लगते हैं। इसलिए वो मो को मुस्कुराते हुए शुक्रिया कर कर कहते हैं मैं तो अब पहले से बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करने लगा हूँ। लिंगजी भी ये देखकर मो का शुक्रिया करते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे इन इंटेंशंस को समझ नहीं पाई थी, पर तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। जिसके तुरंत बाद बियान ही मो के सामने आकर मो से माफी मांगते हुए उससे कहता है क्या मैं आपका डिसाइपल बन सकता हूँ? मो उससे कहता है ठीक है, मुझे इस सब में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर तुम तो याओ फैमिली के एक आदमी हो। ये सुनते ही बियान ही उस बैच को तोड़ते हुए मो से कहता है मैं तो पहले से ही उस फैमिली से दूर होना चाहता था, वो लोग बहुत ही ज्यादा कमीने हैं। और मो उसे देखकर अपने मन में सोचता है इसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में ये सच बोल रहा है, पर बियान ही को आगे बढ़ने के लिए किसी सपोर्टर की जरूरत थी, इसलिए वो याओ फैमिली का सहारा ले रहा था। अब बियान ही मो के सामने झुक कर उससे कहता है लिटिल मास्टर आज से मैं आपका डिसाइपल हूँ, क्या ये डिसाइपल आपका नाम जान सकता है? मो कहता है क्यों नहीं। फिर वो बियान ही को अपना नाम बताता है और बियान ही मो को ऐसे देखता है जैसे वो कोई साक्षात भगवान हो। पर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।